नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर परिषद को जारी किया नोटिस। सीवरेज का गंदा पानी पीएचडी की निर्माणाधीन डिग्गी में छोड़ने का मामला। शेष बचे निर्माण कार्यों के लिए राशि स्वीकृत करने की मांग। राजकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ई ऑक्शन की जगह अब ई टेंडर के जरिए सेटलमेंट की प्रक्रिया। 29 मई को खुलेगी तकनीकी बिड। 9 जून को 26 केंद्रों पर होगी पीटीटी परीक्षा के लिए जिले के 10,013 परीक्षार्थी नामांकित। 4,80,000 रुपए कीमत का लाहन भट्टी नष्ट। आबकारी निरोधक दल व टाउन पुलिस थाना की संयुक्त कार्रवाई। सीवरेज का लाखों लीटर गंदा पानी पीएचडी की निर्माणाधीन डिग्गी में छोड़ने के मामले में संज्ञान लेते हुए राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नगर परिषद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नोटिस के बाद भी सुधार न होने पर कंट्रोल बोर्ड के स्थानीय अधिकारियों की ओर से मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी। राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि गत दिनों यह मामला संज्ञान में आया था कि जंक्शन में जोड़कियां फाटक के पास बना नगर परिषद का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने से नगर परिषद की ओर से सीवरेज का लाखों लीटर गंदा पानी पीएचडी की निर्माणाधीन डिग्गी में छोड़ा जा रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए नगर परिषद को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा गया है। जवाब मिलने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि नियमानुसार सीवरेज के गंदे पानी को ट्रीटमेंट के बिना नहीं छोड़ सकते। उपचारण के बाद भी सभी जगह उस पानी का उपयोग होना चाहिए। उन्होंने बताया कि यदि नोटिस के बाद भी नगर परिषद की ओर से इसमें सुधार नहीं किया जाता है तो पुनः निरीक्षण कर रिपोर्ट जयपुर मुख्यालय भेजी जाएगी। मुख्यालय के आदेश पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि रीको क्षेत्र में भी गंदा पानी खुले में छोड़ने वाले करीब 1.5 दर्जन फैक्ट्री मालिकों को नोटिस दिए गए हैं। सुधार न होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद के एसटीपी से बिना औपचारिक पानी को ये बाहर बहा रहे हैं और 5 नगर पीएचडी की डिग्गी में ये पानी डाल रहे हैं। इस खबर पर संज्ञान लेते हुए हमने नगर परिषद को नोटिस जारी किया है। 15 दिवस में इससे जवाब मांगा है। अब उनका क्या जवाब आता है, कोई सुधार करते हैं तो आगे की कार्रवाई उस हिसाब से करते हैं। बिना औपचारिक सीवरेज के पानी को बाहर नहीं बहा सकते, उसका उपचारण जरूरी है। उपचारण के बाद भी उस पानी का गेनफुल यूटिलाइज हो, उसका सही जगह उसका उपयोग हो जी, सही ट्रीटमेंट के बाद में तो उसका उपयोग रीयूज करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा उस पानी को। ट्रीटमेंट के बाद भी उसको यदि औपचारिक पानी को भी बाहर नहीं बहाना है उसका उपयोग करना है। यदि नोटिस के बावजूद भी अपने यहाँ पे कोई सुधार नहीं करते हैं तो हम पुनः इसका इंस्पेक्शन करके ये रिपोर्ट हमारे मुख्यालय भेजेंगे जयपुर, वहाँ से आगे की कार्रवाई तय होगी। नगर परिषद सभापति सुमित रणवा के अनुसार नगर परिषद के पास अभी तक कोई नोटिस नहीं पहुंचा है। साथ ही कहा कि एसटीपी पर खड़ा पानी किसानों को देने के लिए पाइपलाइन बिछाई गई है। अब गेहूं कटाई के कारण किसानों को पानी की आवश्यकता नहीं है। इस कारण सीवरेज का पानी बढ़ने लगा। इस पानी को ट्रीट कर पार्क, शौचालय आदि में इस्तेमाल होगा। पानी का दबाव एक बार कम करने के लिए सीवरेज के पानी को नहर के साथ साथ खाला बनाकर वाटर वर्क्स के पार ट्रांसपोर्ट नगर के पास बने गड्ढों में डाला जा रहा था, न कि जलदाय विभाग की निर्माणाधीन डिग्गियों में। कुछ असामाजिक तत्वों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भ्रमित करने का काम किया है। मैंने अभी कोई न्यूज देखी थी, उसके बाद मैंने कमिश्नर से बात की। हमारे पास अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं पहुंचा। एसटीपी पे जो पानी खड़ा है उसको किसानों को देने के लिए पाइपलाइन बिछा रखी है। एक पाइपलाइन नहर के नीचे से निकाल के रेलवे से परमिशन लेके जो जोड़कियां के बराबर चक है उसमें हमने खुद की लागत से पक्के खाड़े बना के काश्तकारों को दे रखे हैं। जब गेहूं कटाई का समय आता है तो फसलों को पानी लगाना बंद कर देते हैं लोग किसान, और उसके बाद वो पानी नहीं लेते जब तक दूसरी फसल की बिजाई नहीं करते। उस वजह से पानी तो बढ़ने लग गया था। नए एसटीपी का निर्माण होना है और एक पानी की डिग्गी बननी है बड़ी, जिसमें ट्रीट किया हुआ पानी उस पर चढ़ाया जाएगा और उस ट्रीट किए पानी को शहर के पार्कों को, डिस्ट्रिक्ट पार्क, स्कूल्स या जो भी संस्थाएं इस पानी को लेंगी पीने के लिए ना यूज करके पार्कों में, टॉयलेट्स में उसके लिए वो यूज हो। उसके लिए हमें कुछ जगह को खाली करना था और पानी जो रेगुलर चल रहा है उसका भी कोई एक बार हमने उसको दबाव को घटाना था, नहीं तो वो पानी इतना है अभी सिविल लाइन में भी आ सकता है टूट के। उसके लिए हमने नहर के साथ साथ एक खाला बनाकर वाटर वर्क्स के उस पार
जो ट्रांसपोर्ट नगर के पास जो खड्डे पड़े हैं उनमें उस पानी को छोड़ा गया, न कि जलदाय विभाग की जो निर्माणाधीन डिग्गियां हैं। कुछ असामाजिक तत्वों ने ये जो डिपार्टमेंटली किसी को बदनाम किया जा रहा है वो गलत है। राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अगस्त 2023 में एक योजना लॉन्च की है। इसके तहत यदि किसी भी इंडस्ट्री में अवैध रूप से प्लास्टिक कैरी बैग का निर्माण होता है तो कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में दर्ज करवा सकता है। शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाएगा। शिकायतकर्ता को विभाग की ओर से 5,000 रुपए का पारितोषिक भी प्रदान किया जाएगा। संबंधित इंडस्ट्री को बंद करवाते हुए प्लास्टिक कैरी बैग जब्त करने की कार्यवाही की जाएगी। योजना लॉन्च करी है जिसमें यदि कोई भी इंडस्ट्री जहाँ पे अवैध रूप से प्लास्टिक कैरी बैग का भी निर्माण होता है, निर्माण कर रहे हैं या चोरी छिपे कहीं पे भी बना रहे हैं, तो कोई भी आमजन उसकी शिकायत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में दर्ज करवा सकता है और जो भी शिकायत करवाएगा उसका नाम गुप्त रखा जाएगा और डिपार्टमेंट की तरफ से 5,000 रुपये का पारितोषिक भी दिया जाएगा। जंक्शन में श्री गंगानगर अमोहर मार्ग पर निर्माणाधीन राजकीय कन्या महाविद्यालय के भवन में शेष बचे निर्माण कार्यों के लिए राशि स्वीकृत करने की आवश्यक कार्यवाही करने की मांग महाविद्यालय प्रशासन की ओर से जिला कलेक्टर से की गई है। इस संबंध में महाविद्यालय प्राचार्य ने बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी ने बताया कि महाविद्यालय के नवीन भवन का निर्माण कार्य DMFT मद अंतर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से करवाया जा रहा है। कार्य पूर्ण होने की अनुमानित तिथि 1 जुलाई 2023 थी, परंतु PWD अधिशासी अभियंता के पत्र में संभावित तिथि जून 2024 के अंतिम सप्ताह बताई है। उन्होंने बताया कि PWD अधीक्षण अभियंता की ओर से 6 फरवरी 2023 की जारी पत्र में अवगत करवाया गया था कि महाविद्यालय के नवीन भवन निर्माण के लिए वर्तमान में DMFT फंड में आवंटित बजट में 4 दीवारी, मुख्य द्वार, चौकीदार कक्ष, अप्रोच रोड तथा मिट्टी भर्ती जैसे कार्य अनुमत नहीं है। इन कार्यों का अनुमानित व्यय लगभग 111 लाख रुपए है। इसमें 4 दीवारी के लिए 63 लाख रुपए, अप्रोच रोड के लिए लगभग 22 लाख रुपए, मिट्टी भर्ती के लिए लगभग 18 लाख रुपए, चौकीदार कक्ष के लिए लगभग 2 लाख रुपए तथा मुख्य प्रवेश द्वार के निर्माण के लिए अनुमानित 6 लाख रुपए इत्यादि कार्य शामिल है। प्राचार्य डॉक्टर स्वामी ने बताया कि नवीन शैक्षणिक सत्र शीघ्र ही प्रारंभ होने को है। जून अंत तक महाविद्यालय भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने की संभावना है, परंतु 4 दीवारी, मिट्टी भर्ती इत्यादि कार्य नहीं होने के कारण नवनिर्मित भवन में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में भी कक्षाएं आरंभ करने में अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय भवन श्री गंगानगर अबोहर बाईपास मार्ग पर स्थित है एवं आबादी क्षेत्र से दूर है, इसलिए महाविद्यालय के रिकॉर्ड, सामान व छात्राओं की सुरक्षा इन आवश्यक निर्माणों के अभाव में चुनौतीपूर्ण है। महाविद्यालय के पास भी विकास समिति व विद्यार्थी निधि में उक्त कार्य के लिए पर्याप्त फंड नहीं है। अतिरिक्त आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ओर से भी शेष बचे उक्त निर्माण कार्यों के लिए राशि स्वीकृत करने का आग्रह जिला प्रशासन से किया गया है। प्राचार्य ने ज्ञापन के जरिए नवीन भवन की आवश्यकता, छात्राओं की सुरक्षा एवं नवीन भवन में महाविद्यालय कक्षाएं शीघ्र प्रारंभ हो सके, इसके लिए शेष बचे निर्माण कार्यों के लिए राशि स्वीकृत करने की आवश्यक कार्यवाही करने की मांग जिला कलेक्टर से की। जी, राजकीय कन्या महाविद्यालय हनुमानगढ़ का जो भवन है वो निर्माणाधीन है और PWD ने अवगत करवाया कि लगभग जून में बनकर तैयार हो जाएगा, परंतु इसके साथ साथ बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है, इसका बाउंड्री वॉल स्वीकृत नहीं है। बाउंड्री वॉल और बड़ा गेट, उसके बिना आगे बहुत सारी समस्याएं आ सकती है, रिकॉर्ड की सुरक्षा की और निराश्रित पशु आ सकते हैं, हर तरीके से समस्या आ सकती है। लड़कियों का कॉलेज है, तो इसके लिए हम बार बार लगातार प्रयास करते हैं। हम MLA MP से फंड से, ये DMFT जो फंड है यहाँ से भी है, हमने अपने विभाग को भी लिखा है। विभाग ने वापिस कलेक्टर महोदय को पत्र लिख दिया कि DMFT फंड से बजट स्वीकृत करवाया जाए, 1 करोड़ 10 लाख लगभग। तो कलेक्टर साहब से मिले तो इन्होंने भी कहा कि इतना फंड हमारे DMFT फंड में है नहीं, तो आप अपने विभाग से भी पुनः प्रयास करें, उनसे मिले, उनसे बजट स्वीकृत करवाएं। तो हम पुनः प्रयास करेंगे अपने डिपार्टमेंट से या स्थानीय विधायक महोदय से हम पहले मिल चुके हैं, दोबारा मिलेंगे और भी कोई दानदाता या भामाशाह अगर होगा तो उनको भी आमंत्रित करेंगे। भामाशाह या दानदाता भी अगर कोई बनाना चाहें तो वो भी सादर आमंत्रित है। इसके साथ साथ ये समस्या भी है कि अभी मानसून का महीना शुरू होने वाला है, पीछे जो गंदा पानी इकट्ठा हो रखा है बंदा बनाकर, वो भी ओवरफ्लो हो जाता है
वहाँ मिट्टी भरती भी नहीं है, तो वहाँ बारिश में इस तरह की हालत हो जाएगी कि वहाँ पर कॉलेज तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस बजट में मिट्टी भरती, अप्रोच रोड, बड़ा गेट, ये सारे शामिल हैं लगभग 1 करोड़ 10 लाख की लागत से। इस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है, वरना इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उसमें बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आबकारी विभाग में चल रही मदिरा दुकानों की सेटलमेंट की प्रक्रिया अब ई ऑक्शन की जगह ई टेंडर के जरिए हो रही है। कुल 360 में से पूर्व में 150 दुकानों का सेटलमेंट हो गया था, 210 दुकानें शेष थी। इन दुकानों की सेटलमेंट की प्रक्रिया अब ई टेंडर के जरिए चल रही है। इसके लिए 21 मई से अंतिम तारीख बढ़ाकर 29 मई कर दी गई है। जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने बताया कि आबकारी विभाग में सेटलमेंट की प्रक्रिया चल रही है। कुल 360 में से 150 दुकानों का सेटलमेंट हो गया था, 210 दुकानें शेष थी। पूर्व में ई ऑक्शन के जरिए इन दुकानों का सेटलमेंट हो रहा था, अब ई टेंडर के जरिए सेटलमेंट की प्रक्रिया चल रही है। 21 मई से अंतिम तारीख बढ़ाकर 29 मई कर दी गई है। ई ऑक्शन के तहत बिड के ऊपर बढ़ाकर दे सकते थे, लेकिन ई टेंडर में प्रोविजन है कि बढ़ाकर और घटाकर दे सकते हैं। पूर्व में खुली बोली होती थी, लेकिन अब बोली डिस्प्ले नहीं होगी। जिस दिन टेंडर निकाला जाएगा उस दिन पता लगेगा कि बोली कितनी डाली गई है। सर्वाधिक बोली डालने वाले को दुकान आवंटित की जाएगी। उन्होंने बताया कि 210 दुकानें 3 माह के लिए एक्सटेंड की गई थी। उन दुकानों का सेटलमेंट होने पर सरकार का पूरे साल का रेवेन्यू सुरक्षित हो जाएगा। सेटलमेंट विभाग का महत्वपूर्ण कार्य बंदोबस्ती करवाना, वह पूरा हो जाएगा। पटावरी ने बताया कि समय के साथ कुछ दुकानों की राशि बढ़ गई, इस कारण ये दुकानें उठ नहीं पाई थी। इस कारण वह 210 दुकानें 3 माह के लिए एक्सटेंड कर दी गई थी। आचार संहिता के कारण भी सुचारू तरीके से सेटलमेंट नहीं हो पाया था। उन्होंने बताया कि सेटलमेंट की प्रक्रिया के तहत ठेकेदार को स्वयं की आईडी बनानी पड़ेगी। इसके बाद ठेकेदार आवेदन कर सकेगा। निविदा दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने का समय 29 मई शाम 4 बजे तक है। तब तक बिड गुप्त रहेगी। शाम 4:30 बजे से तकनीकी बिड खोलने के समय के बाद ही पता चल पाएगा कि किस ठेकेदार ने कितनी बोली लगाई। 210 में से 130 दुकानों का आवेदन होने के कयास लगाए जा रहे हैं। आबकारी विभाग में सेटलमेंट की प्रक्रिया चल रही है। इसके अंतर्गत 360 दुकानें थी, जिनमें से 150 दुकानों का सेटलमेंट हो गया था, 210 दुकानें बाकी थी। अब इन 210 दुकानों की जो है, पहले तो इनका ई ऑक्शन के जरिए हो रहा था और अब ई टेंडर के जरिए जो है इनका सेटलमेंट की प्रक्रिया चल रही है और ये 21 तारीख थी, इसको बढ़ा के 29 तारीख कर दी गई है। चेंजिंग ये की गई, ई ऑक्शन में पहले था कि जो बिड है उससे आप उस बिड के ऊपर उससे बढ़ा के ही आप दे सकते थे। इसमें प्रोविजन ये है कि आप बढ़ा के और घटा के दोनों तरह के दे सकते हैं। और दूसरे उसमें खुली बोली होती थी, बोली जो है डिस्प्ले होती थी। इसमें जिसने भी बोली लगाई है वो क्या डिस्प्ले नहीं होगी। जिस दिन टेंडर निकाला जाएगा उसी दिन क्या है कि उसका पता लगेगा कि उसने कितनी डाली है, जो हाईएस्ट होगी उसको दी जाएगी। और जो जिसने कम डाली है, जो आरपी सरकार द्वारा निर्धारित है, तो सरकार एक लेवल डिसाइड करेगी और सरकार जो डिसाइड करेगी उसके अगर नीचे होगी तो वो नहीं दी जाएगी और उससे ऊपर जो होगी वो दी जा सकेगी। टाउन थाना पुलिस ने जनवरी में गांव नौरंगदेसर में दिन दहाड़े सुने मकान में हुई लाखों की चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए बुधवार को अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के सरगना को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पूछताछ में खुलासा हुआ कि सांसी गैंग से जुड़े अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के सदस्य दिन के समय बंद मकानों में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों की धरपकड़ के प्रयास कर रही है। दिनांक 9/1/2024 को श्री रेशम सिंह पुत्र श्री महेंद्र सिंह निवासी नौरंगदेसर पुलिस थाना हनुमान टाउन ने थाना पुलिस प्रस्तुत कर रिपोर्ट दी थी कि दिनांक 7/1/2024 को दिन के समय में उसके घर से अज्ञात चोरों के द्वारा नकदी और करीब 22 तोला सोना चोरी किया गया, जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो श्री मनीष कुमार हेडकानी को सपोर्ट किया गया। वह मनीष कुमार हेडकानी के द्वारा कल दिनांक को
एक मुलजिम साजन उर्फ विक्की पुत्र श्री हरपाल जाति ढहे निवासी वार्ड नंबर 8 पीरखाना बस्ती जिला संगरूर हाल का खाना बदोश को अरेस्ट किया गया। वह आज दिनांक को कोर्ट में पेश करके 8 पीसी रिमांड हासिल किया गया। वह मुलजिम से जो चोरी किया गया सामान है वो बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व में इसके खिलाफ 6 मुकदमे नकबजनी के पंजाब हरियाणा में दर्ज है और ये व्यक्ति जो दिन के समय में चोरी करते हैं। हनुमानगढ़ में हनुमानगढ़ जंक्शन की 1-2 वारदात करना इन्होंने कबूल किया व अन्य क्षेत्रों में भी इन्होंने वारदात करना कबूल किया। ये अंतर्राज्यीय गिरोह है जो दिन के समय में बंद मकान को देखकर और अपने के जो साथी हैं वो इनके रिश्तेदार हैं मिलकर और वारदात को अंजाम देते हैं। पंजाब और हरियाणा में है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय को भारतमाला परियोजना से जोड़ने वाले निकटतम बिंदु कोहला में प्रस्तावित इंटरचेंज के रुके हुए निर्माण कार्य को पुनः सुचारू करवाने के लिए विधायक गणेश राज बंसल ने बुधवार को जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान के अतिरिक्त प्रमुख सचिव संदीप वर्मा से मुलाकात की। विधायक बंसल ने बताया कि वर्तमान में जिला मुख्यालय का भारतमाला से जुड़ाव नहीं है। साइड में बने कट से वाहन भारतमाला पर चढ़ते हैं। भारतमाला से जिला मुख्यालय का जुड़ाव नहीं होने से वाहन चालक परेशान है। अगर कोहला में इंटरचेंज बनता है तो इससे क्षेत्र के नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। अतिरिक्त प्रमुख सचिव संदीप वर्मा ने अतिशीघ्र समस्या का निदान करवाने का आश्वासन विधायक बंसल को दिया। लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर आबकारी विभाग की हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई निरंतर जारी है। इसी क्रम में बुधवार को आबकारी निरोधक दल ने टाउन पुलिस थाना के साथ मिलकर गांव अमरपुरा थेड़ी, गंगागढ़ व देबूघाट में दबिश देकर लाहन व कच्ची भट्टियां नष्ट करवाई। जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने बताया कि आबकारी आयुक्त राजस्थान उदयपुर के निर्देशानुसार आबकारी निरोधक दल व टाउन पुलिस थाना की ओर से बुधवार को संयुक्त रेड का आयोजन कर टाउन थाना क्षेत्र के गांव अमरपुरा थेड़ी, गंगागढ़ व देबूघाट में दबिश दी गई। मौके पर करीब 8000 लीटर उत्तेजित लाहन व 8 कच्ची भट्टी नष्ट की गई। नष्ट करवाए गए लाहन व भट्टियों की अनुमानित कीमत 4,80,000 रुपए है। उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग की ओर से हथकढ़ शराब की कशीदगी व बिक्री की रोकथाम के लिए निरंतर रेड गश्त का आयोजन किया जा रहा है। भविष्य में भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। बुधवार की कार्रवाई में टाउन पुलिस थाना के एसआई राकेश, कांस्टेबल कृष्ण, सुनील, भूपेंद्र, आबकारी निरोधक दल हनुमानगढ़ के प्रहराधिकारी विनोद सिंह, संगरिया प्रहराधिकारी कमल सिंह, आबकारी कार्यालय के जमादार हुसैन खान व जाप्ता शामिल रहा। श्री संजीव पटावरी जी के निर्देश पे आज संयुक्त रेड गश्त की कार्रवाई की गई। इसके अंदर हमारे संगरिया के पीओ साहब है, आबकारी सीआई पवन जी है, इसके अलावा पुलिस थाने टाउन की टीम थी, इसमें राकेश कुमार जी एसआई और श्रम कुमार जी जाप्ता था। इनके सबके साथ हमने देबूघाट और गंगागढ़ और गंगा घाट में रेड गश्त की। करीब इसने यहाँ पे 8000 लीटर लाहन और करीब 8-10 भट्टियां नष्ट की। कौन से एरिया में अभी बंद हो गया है? देबूघाट में जहाँ पे कि जेसीबी वगैरह से कार्रवाई की गई तो वहाँ पे शराब निकालना कम हो गया है। बाकी 2 पॉइंट्स पे तो वहाँ पे जेसीबी और ट्रैक्टर वगैरह से आगे कार्रवाई करेंगे। कोई एक्शन पड़ा है अब तक अभियान चलाने का या पड़ा है? हाँ, इससे जो शराब निकालने की जो कशीदगी की जा रही थी वहाँ पे निकालने की कार्रवाई कम हुई है, जिससे कि राजस्व में फायदा हो रहा है। टाउन में संचालित रॉयल इंस्टीट्यूट में जयपुर की फेडरेशन ऑफ इंडियन ग्रेनाइट एंड स्टोन इंडस्ट्री की ओर से साक्षात्कार लिए गए। कुल 130 छात्र छात्राओं ने साक्षात्कार दिया। इसमें 81 छात्र छात्राओं का चयन हुआ। अब यह सभी चयनित छात्र छात्राएं जयपुर में ट्रेनिंग लेंगे। इसके बाद कंपनी में 18 से 20,000 और 30 से 40,000 रुपए प्रति माह के मानदेय पर काम करेंगे। रॉयल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर चंद्र प्रकाश ने बताया कि उनका संस्थान पिछले 18 सालों से लगातार छात्र छात्राओं को वर्तमान समय में आवश्यक कंप्यूटर स्किल उपलब्ध करवा रहा है। हाल ही में रॉयल इंस्टीट्यूट की ओर से एक नई उपलब्धि हासिल की गई है। इसके तहत छात्र छात्राओं को स्थानीय मार्केट में सीधे तौर पर नौकरी दिलवाने के साथ साथ बाहर के क्षेत्र और कंपनियों में भी नौकरी दिलवाने का कार्य शुरू किया गया है। इसके लिए पहले छात्र छात्राओं को अकाउंट्स व विभिन्न विभाग में कोचिंग उपलब्ध करवाई जाती है। इसके बाद कंपनियों में सीधे तौर पर नौकरी दिलवाई जाती है। इस प्रकार पहले छात्र छात्राएं उनके संस्थान पर कोचिंग लेकर व तैयारी कर भविष्य में बाहर की कंपनियों में कार्य कर सकते हैं। हाल ही में संस्थान की ओर से कंपनियों में छात्र छात्राओं को नौकरी दिलवाई गई है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों के परिणाम की बात करें तो रॉयल इंस्टीट्यूट लगातार टॉप रहा है। इंस्टीट्यूट ने सभी छात्र छात्राओं के स्किल पर अच्छे तरीके से कार्य किया है।
छात्र छात्राओं को हर समय स्किल के साथ साथ अकाउंट्स व अकाउंट से संबंधित सभी तरीके के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। नमस्कार सर, हम लोग रॉयल इंस्टीट्यूट से, और रॉयल इंस्टीट्यूट लगातार पिछले 18 सालों से जो है लगातार छात्रों को एक स्किल, जो कंप्यूटर स्किल आज के समय के अंदर जरूरी है, वो उपलब्ध करवा रहा है। और अभी हाल ही में रॉयल इंस्टीट्यूट ने एक और नई उपलब्धि जो हासिल की, बच्चों को डायरेक्ट जो है मार्केट में प्लेस, लोकल मार्केट में प्लेस करवाने के साथ साथ बाहर के क्षेत्रों में और कंपनियों में भी प्लेस करवाने का कार्य जो है वो स्थापित कर दिया है, जिसमें हम विद्यार्थियों को पहले अकाउंट्स में और विभिन्न जो विभाग हैं उनमें पहले उनको कोचिंग उपलब्ध करवाते हैं। उपलब्ध करवाने के बाद में हम कंपनियों में डायरेक्ट प्लेस करवाते हैं। इस तरीके से अब बच्चे जो है वो यहाँ पहले तैयारी करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, और उसके बाद भविष्य में जाकर बाहर की कंपनियों में कार्य कर सकते हैं। और अभी हमने उनका सिंजी के थ्रू लगभग 1500 कंपनियों का जो कि समूह है उसमें बच्चों का प्लेसमेंट भी करवाया है। पिछले वर्षों के परिणामों की बात करें तो रॉयल इंस्टीट्यूट जो है वो लगातार टॉप रहा है और प्रथम स्थान पर रहा है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो जनरली हर तरीके से इंस्टीट्यूट ने सभी बच्चों के स्किल और अन्य सभी कार्यों पर बहुत अच्छे से जो है कार्य किया है, और बच्चों को हर टाइम स्किल के साथ साथ में अकाउंट्स और अकाउंट से संबंधित सारे तरीके के कोर्सेज, स्टेनो, कंप्यूटर पीजीडीसीए, एमएससी, एमसीए और इस तरीके से और भी विभिन्न कोर्सेज में उनको जो है अग्रिम लेकर और उनको सारा वहां पर सब सिखाया है। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की ओर से जिले में 9 जून को पीटीईटी की परीक्षा करवाई जाएगी। परीक्षा के लिए जिला स्तर पर कुल 26 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 11 केंद्र इंटीग्रेटेड बीएड के लिए हैं, जबकि शेष 15 केंद्र 2 वर्षीय बीएड प्रोग्राम के लिए बनाए गए हैं। पीटीईटी परीक्षा के लिए जिले के 10,013 परीक्षार्थी नामांकित हैं। सत्र 24-25 में जो एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, जैसे बीएड और इंटीग्रेटेड जो बीएससी बीएड या बीए बीएड, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा इस बार वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी को इस कार्य सौंपा है। और वीएमओयू द्वारा जिले के अंदर जो परीक्षा करवाई जानी है पीटीईटी, वो जो कि 9 जून 2024 को होगी, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। इस बार जो परीक्षा है, उस परीक्षा के अंदर हमारे जिले के कुल 10,013 विद्यार्थी सम्मिलित होंगे, जिसके लिए जिला स्तर पर हमने कुल 26 सेंटर बनाए हैं, जिनके अंदर 11 जो सेंटर्स हैं वो इंटीग्रेटेड बीएड के लिए हैं, जबकि 15 जो सेंटर हैं वो 2 ईयर बीएड प्रोग्राम के लिए, जहां एंट्रेंस होना है, बनाए गए हैं। इनके लिए प्रशासन के अंदर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है जिला स्तर पर। साथ ही में पुलिस प्रशासन को, एसपी हनुमानगढ़ को इस बाबत यहाँ से जो जाब्ता लगाया जाना है विभिन्न सेंटर्स के ऊपर, या जो सामग्री प्राप्त होगी गोपनीय यानी परीक्षा से संबंधित, उसके लिए एसपी साहब को निवेदन किया गया कि जो सेंटर्स हैं वो जो गोपनीय सामग्री है उसके लिए जाब्ता लगाया जाए। पुलिस से प्रत्येक सेंटर के ऊपर जो है वो 2 कांस्टेबल लगाए जाएंगे, जिसमें एक महिला कांस्टेबल और एक पुरुष कांस्टेबल लगेगा। साथ ही में अगर संख्या जो 570 परीक्षार्थी से अधिक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर 2 महिला कांस्टेबल और 2 पुरुष कांस्टेबल लगाए जाएंगे। टाउन के शिशु शिक्षा सदन उच्च माध्यमिक विद्यालय में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। 20 मई से शुरू हुए समर कैंप में बच्चों को प्रतिदिन योगा, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, क्ले एक्टिविटी, हैंडराइटिंग, फायरलेस कुकिंग, गेम विद फन, पूल पार्टी, साइंस एक्सपेरिमेंट सहित अन्य प्रकार की गतिविधियां करवाई जा रही हैं।
हम काफ़ी टाइम से शिक्षा से जुड़े हुए हैं और अभी समर वेकेशन चल रहे हैं, तो हमने अभी बच्चों के लिए स्कूल ऑफ हो गए हैं 15 मई से, बच्चों के लिए समर वेकेशन ऑर्गेनाइज करा है। इसमें बच्चों को हम योगा, डांस और गेम्स, अदर एक्टिविटी है, आर्ट क्राफ्ट, ड्राइंग वगैरह का करा रहे हैं। इसका मकसद हमारा मेन ये है कि बच्चे अब छुट्टियों में घर पे रहते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है और ऑलमोस्ट बच्चों का है मोबाइल और टीवी से जुड़े रहते हैं। इसको मेन मकसद यही है, बच्चे एक तो अदर एक्टिविटी सीखेंगे। पूरे साल बच्चे स्टडी में बिजी रहते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता। इसमें बच्चे अदर एक्टिविटी, इनको गुड हैबिट, बैड हैबिट्स, गुड टच, बैड टच के बारे में डेली डांस, योगा से पहले इनको उस बारे में बताया जाता है। उसके बाद अदर एक्टिविटी समर कैंप के अकॉर्डिंग रूटीन जो बना हुआ है बच्चों का स्टार्ट कर देते हैं। मेन मकसद जो है बच्चे मोबाइल से, टीवी से, स्क्रीन से दूर रहें। इस चीज़ के लिए भी इनको हम कोशिश कर रहे हैं, अभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि मोबाइल और टीवी से दूर रहें। उसके अलावा हमारे पास बहुत चीज़ें हैं जिसमें हम अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं कि हमें मोबाइल ही नहीं लेना। आजकल बच्चों की हैबिट होगी, हम बोर हो रहा हूँ फ़ोन दे दो, कहीं बाहर जा रहे हैं फ़ोन दे दो। तो कोशिश हमारी ये कि बच्चे फ़ोन और स्क्रीन से दूर रहें। गोलूवाला थाना क्षेत्र के गांव लोंगवाला की एक महिला ने अपने ही गांव के 4-5 युवकों पर खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बता जान से मारने की धमकी देने व मारपीट करने का आरोप लगाया है। बुधवार को उक्त महिला ने अपने बेटे के साथ एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप उचित कार्रवाई करने की मांग की है। मेरा नाम निक्कल सिंह है जी, उम्र में 17 वर्ष है और पढ़ाई करता हूँ। सर पे सर बेड़ी नहीं है मेरे और गरीब आदमी हूँ सर। और मुझे सर 2-3 दिन से पहले से धमकी मिलने लगी थी कि तुम्हें मार देंगे, जान से टांगे तोड़ देंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और वो नशा पत्ता करते हैं सर। 4 आदमी हैं वो एलजी ग्रुप वन का वो गैंग बनी हुई है उनकी, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से वो जाने जाते हैं सर। वो नशा पत्ता करते हैं। नशे पत्ते के लिए सर मैंने से पैसे मांगे थे उन्होंने, मैंने सर पहले दिए हुए थे और मेरे पास एक दिन पैसे नहीं थे और उन्होंने मांगे थे, मैंने नहीं दिए। वो कह रहे थे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और मुझे धमकी मिलने लगी रोज़ाना। और मैंने एक दिन मेरे पास इस फ़ोन पे फ़ोन आया था, मैं खाना खा रहा था शाम को 8 बजे घर पे, 16 तारीख की बात है सर ये। उसके बाद में धमकी देने लगे, तुझे टांगे तोड़ देंगे, वैसे कर देंगे। गाली गलौज की, मेरे परिवार को भी गाली गलौज की थी। और मैंने 17 तारीख को एप्लीकेशन दी थी गोलूवाला थाने में कि मेरे साथ ऐसा दुर्घटना हो सकती है। जिन्होंने मुझे धमकी दे रहे हैं, रोज़ाना फ़ोन करते हैं, परेशान कर रहे हैं और उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की वहाँ पे। और इसलिए आज मैं 22 तारीख को आज मैं यहाँ पे मानगर एसपी के आपके पास आ रहा था। अभी हमारी यहाँ पे गोलूवाला सुनवाई नहीं हो रही और मुझे उनसे डर है, रोज़ाना मुझे धमकी मिलती है, मेरे साथ दुर्घटना हो सकती है, जान से मार सकते हैं मुझे, वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जी, आदमी मारपीट की। आज सर मैं टोंगवाला से निकल कर आ रहा था बाइक पे और मेरे माता साथ में थे और 3 आदमी थे। मैं यहाँ पे लोंगा हेड के पास पहुँचने वाला था, उन्होंने मुझे अकेला देखकर घेर कर वहाँ पे मारपीट करने लगे। मेरे यहाँ पे सर एयरपोर्ट पे मारी है, एक पहुँचे हैं यहाँ पे मरी हुई है और पैरों पे भी है। मेरी माता को धक्का दिया है। उनका सर एलजी नाम से कोई गैंग बनी है, लॉरेंस गैंग से नाम से जाने जाते हैं। वो 4 जने हैं, वो गैंग ना के कामों में घूमते हैं, हर किसी से लाइक ले लेते हैं और उनको नशा पत्ते में डुल रहते हैं, नशा करते हैं, गोलियां गालियां कोई कार्रवाई नहीं कर रही उनको। उनके राजनीति के बंदे हैं जी, वो राजनीति खेलते हैं। वो कह रहे हैं भी हमारे घर पे कुछ नहीं कर सकते, हमें कोई भी हमारा कुछ नहीं फाड़ सकता। टाउन के शिशु शिक्षा सदन उच्च माध्यमिक विद्यालय का कक्षा 12वीं का कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग और विज्ञान वर्ग का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। उच्च अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन करने वाले होनहार छात्र छात्राओं का बुधवार को विद्यालय प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में सम्मान किया गया। स्कूल डायरेक्टर ओम प्रकाश छाबड़ा, प्रिंसिपल कांता रानी, स्कूल इंचार्ज आशीष छाबड़ा ने अव्वल रहे छात्र छात्राओं को माला व साफा पहनाकर सम्मानित करते हुए बधाई दी व उज्जवल भविष्य की कामना की।
हमारा विद्यालय राष्ट्रीय शिशु शिक्षा सदन उच्च माध्यमिक हनुमानगढ़ टाउन, जिन बच्चों ने 90% से अधिक मार्क्स प्राप्त किए हैं उन्हें आज पगड़ी पहनाकर तिलक लगाकर उनका सम्मान किया गया है। तो पिछले 50 वर्षों से यह विद्यालय उत्तम परिणाम दे रहा है, सेवा में है आपके, और इस वर्ष की भांति ही पिछले 8 वर्षों से लगातार कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग और विज्ञान वर्ग का परिणाम लगातार पिछले 8 वर्षों से 100% रह रहा है। विज्ञान वर्ग में सलोनी 94% मार्क्स प्राप्त किए, 94.40% मार्क्स प्राप्त किए हैं। दूसरे स्थान पर तमन्ना, इन्होंने 92.20% मार्क्स प्राप्त किए, और तीसरे स्थान पर काजल, इन्होंने 89.80 मार्क्स प्राप्त किए। और इसी प्रकार से कला वर्ग में भी प्रिंस गहलोत, इन्होंने 94% मार्क्स प्राप्त किए हैं, और निशा, इन्होंने 93.60 मार्क्स प्राप्त किए हैं। नाम सलोनी है, मैं कक्षा 12 से साइंस स्ट्रीम से हूँ, और मेरे स्कूल का नाम शिशु शिक्षा सदन उच्च माध्यमिक विद्यालय है। मेरे कक्षा 12 में 94.40% आए हैं। मैं अपनी सफलता का श्रेय सभी टीचर्स को, मेरे माता पिता को और प्रिंसिपल सर को देना चाहूँगी। इस सफलता में मेरे विद्यालय के अनुशासन का, मेरे टीचर्स के कठिन परिश्रम का और मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट का विशेष योगदान रहा है। आज उन्हीं के कारण मैं इस मुकाम पे हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को घर पे फुल सपोर्ट किया है, फुल सपोर्टेड थे वो सारे। तो थैंक यू टू। और आगे मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहूँगी। मैं कक्षा 12वीं आर्ट्स का विद्यार्थी हूँ। मेरा नाम प्रिंस गहलोत है, और मैंने आज 94% हासिल किए हैं, और इसमें मेरे माता पिता और गुरुजनों का सहयोग रहा है। मेरे दोस्तों ने भी इसमें बहुत मदद की है, और कंपटीशन हमेशा सही रहा है, जिससे कि मुझे मोटिवेट होने का मौका भी मिला है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।